हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जितने भी लोग एसएससी के हैं, खास तौर पे एसएससी एमटीएस वाले, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सभी में जीके तथा जीएस आती है और अच्छे लेवल की आती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पे हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के भारत तथा विश्व के भूगोल के सभी लगभग 100 प्रश्न कवर करेंगे और ये सभी 100 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपको पूरा डिटेल से समझाया जाएगा। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और फुल एनर्जी के साथ, जब तक पूरा लगभग 1 घंटे से ऊपर का वीडियो है, जब तक पूरे 100 प्रश्न तैयार ना हो जाएं तब तक आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। बस ये विशेष ध्यान देनी। और आप ऊपर लिखा देख रहे होंगे कि एसएससी एमटीएस 2022 के हैं। अब ज़रूरी नहीं सिर्फ एमटीएस वाले ही देखें या समझें। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एनडीए, जहाँ जहाँ जीके जीएस आती है वहाँ पर आपकी ज्योग्राफी अच्छे लेवल की पूछी जाती है। आपको हर टाइप का क्वेश्चन सही ढंग से समझना है। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरीके रेगुलर मेहनत करते रहें। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? ध्यान से समझिए। लिखा है 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ। देखते हैं ऑप्शन इसका। पहला ऑप्शन लिखा है भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट। दूसरा लिखा है भारत में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों में गिरावट। तीसरा लिखा है ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि। और चौथा लिखा है भारत में भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट हुआ क्या था, फिर से समझ लीजिए। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में जो सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ था, तो उसका परिणाम ये हुआ था कि भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर लिखा है एस्किमोस किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। पहला लिखा है सवाना घास के मैदान। दूसरा लिखा है शुष्क क्षेत्र। तीसरा लिखा है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र। तीसरा लिखा है ध्रुवीय क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है ना। यानी जो एस्किमो है किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित, तो एस्किमो आपका ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर लिखा है किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। फिर से समझ लीजिए। लिखा है किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन देखते क्या लिखा हुआ है, दुग्ध कृषि। दूसरा लिखा है मिश्रित कृषि। तीसरा लिखा है रोपण कृषि और चौथा लिखा है वाणिज्यिक कृषि। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिश्रित कृषि। क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान से समझिए पॉइंट को। कह रहा है किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे, तो भोजन व चारे के लिए काफ़ी चीज़ों में प्रयोग किया जाता है, इस वजह से इसमें सही हो जाएगा मिश्रित कृषि। आई होप आपको जानकारी है अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलों में से एक नहीं है। पहला लिखा है आग्नेय शैल। दूसरा लिखा है चुंबकीय शैल। तीसरा लिखा है कायांतरित शैल और चौथा लिखा है अवसादी शैल। कह रहा है कौन सी शैल नहीं है, तो सब लोग जानते हो आप आग्नेय शैल को आपने सुना होगा, कायांतरित शैल सुना होगा, अवसादी शैल सुना होगा, लेकिन चुंबकीय शैल आपने नहीं सुना होगा। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। कहने का मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलों में से एक नहीं है, तो वह है आपकी चुंबकीय शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। पहला लिखा है महाराष्ट्र। दूसरा लिखा है आंध्र प्रदेश। तीसरा लिखा है केरल और चौथा लिखा है तमिलनाडु। तो 2011 में जो आपकी जनसंख्या वाली जनगणना हुई थी उसमें लिंगानुपात सबसे अधिक केरल का आया था। फिर 2000 देखो हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जनता वाली, यानी कितनी पॉपुलेशन है भारत में। तो 2011 में हुई थी। 21 में लॉकडाउन की वजह से आपको सब लोगों को पता है ना कि कोरोना महामारी आई थी, तो 21 में जनगणना ये नहीं हो पाई थी और ये हर 10 वर्ष में होती। तो 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार कह रहा वो कौन सा राज्य है जिसमें लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो वो था आपका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन
ग्रह नहीं है। बृहस्पति लिखा है, बुध लिखा है, नेपच्यून लिखा है और शनि लिखा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से समझो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं, तो वो है आपका बुध, ठीक है, यानी जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर लिखा, नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में, फिर लिखा है कपास का अग्रणी उत्पादक है। कहने का मतलब नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा वो राज्य है जो भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है। देखते हैं, पहला लिखा है मध्य प्रदेश, दूसरा लिखा है कर्नाटक, तीसरा लिखा है गुजरात और चौथा लिखा है तेलंगाना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, गुजरात, यानी नवंबर 2022 तक गुजरात राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर लिखा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है। ध्यान से समझिए, कह रहा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है। लिखा 88.01%, 54.12%, 64.09% और 98.42%। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला 88.01%। किसकी है ये, तो नई दिल्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर लिखा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो सब लोगों को पता है कितना है, 2.4%। देखते हैं इसके ऑप्शन, पहला 5.2% नहीं होगा, दूसरा 4.8% नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसके ऑप्शन होंगे। तो आप ध्यान से समझो, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके, क्या लिखा है, 2.4% और लिखा है 3.2%। तो उधर ही हमने बताया था आपको कि जो भौगोलिक है वो कितना है, 2.4%। इसको आप तैयार कर लीजिए। और ये ऐसे क्वेश्चन, देखो भूगोल के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ज़्यादातर जो कभी बदलते नहीं, ठीक, तो आप समझ लीजिए, याद भी कर लीजिए ये, क्योंकि ये रोज में भूगोल हो चाहे इतिहास हो, ठीक, ये बदलने वाले नहीं, सिर्फ आपका करंट अफेयर्स बदलता है, कुछ चीज़ें बदलती हैं, वो मैटर अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर लिखा, भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के खालिस्तान में स्थित है। अब देखो, भारत का पड़ोसी देश लिखा है पूर्व में, फिर लिखा उत्तर में, फिर लिखा पश्चिम में, फिर लिखा दक्षिण में। तो भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल, वो कहाँ स्थित है, उत्तर में। अब देखो, पड़ोसी देश से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो भारत के जितने पड़ोसी देश है कौन सा किस दिशा में स्थित है उसको समझ लीजिए। देखो यहाँ पर थोड़ा हम इंडिया का मैप बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे जो इंडिया का मैप होता है आपका, वो कुछ इस टाइप से होता है, ऊपरी हिस्सा कुछ ऐसा होता है, ठीक, लगभग बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक, अप्रॉक्सीमेट बनाने का प्रयास करेंगे, हो सकता है सही भी ना बने, लेकिन थोड़ा चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ अपना इंडिया का मैप होता है। अब देखो चीज़ें समझो यहाँ पर। अब पूछा गया था भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है। तो देखो नेपाल जो है आपका वो इतना है, ठीक, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नेपाल। अगर भूटान पूछ दिया जाए तो ये आपका भूटान है, यहाँ पर हम भी बना दे रहे हैं। बांग्लादेश पूछा जाए तो ये बांग्लादेश है आपका, ठीक। पाकिस्तान पूछा जाए तो ये इधर इस साइड में पश्चिम में, यानी ये क्या है आपका पाकिस्तान। और इसी के जस्ट आगे इस साइड में ये है आपका अफ़गानिस्तान, ये क्या है, ठीक। लगभग बनाने का प्रयास किया, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये आपका इंडिया का मैप है जो हमने पिंक कलर से दिखाया है, ये नेपाल हो गया। अब देखो सबसे नीचे को बोलते हैं हम लोग साउथ, इसको बोलते हैं नॉर्थ, और इसको बोलते हैं वेस्ट, और इसको बोलते हैं ईस्ट। तो इधर वाले जितने हैं ई की तरफ वाले, तो ये सभी पूर्वी देश हो जाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर ये आपका म्यांमार है, ठीक, वर्मा जिसको कहते हैं। इधर आपका पश्चिम में पाकिस्तान हो जाएगा, पश्चिम या उत्तर पश्चिम भी कह सकते हो, उसी के बगल में अफगानिस्तान। तो नेपाल आपका देखो ऊपर की दिशा में है, इसी वजह से इसका आंसर कौन सा सही हुआ था, उत्तर। और नीचे ये आपकी बंगाल की श्रीलंका है, ये नीचे क्या है, श्रीलंका, और ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। ध्यान से समझिए, बंगाल की खाड़ी है, और इसी के श्रीलंका जहाँ ये यस बनाया हमने, इसी के नीचे आपका हिंद महासागर, और ये है आपका अरब सागर। आई होप आप बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। यानी पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, और ऊपर आपका ये चाइना वगैरह, जहाँ ये SSC-MTS 2022 लिखा, ठीक, ऊपर ही आपका चाइना। तो ये हैं भारत के कुछ पड़ोसी देश, जिसमें श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार यानी वर्मा जिसको कहते हैं। तो आई होप आप पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि ये अच्छा लग रहा हो ना, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
उस स्क्रीनशॉट से आपके पास हमेशा बना रहेगा ये रिवीजन के तौर पर। ठीक, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर, यानी जो नेपाल है उत्तर में स्थित है। और भी देखो एक चीज़ और होती है, जैसे अभी नेपाल पूछा है, हो सकता है पाकिस्तान पूछ दे, बांग्लादेश पूछ दे, श्रीलंका पूछ दे, तो उस मैप से आप आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर लिखा, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को खालिस्तान कहते हैं। यानी जब नदी होती है, ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। कह रहा नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? तो पहला लिखा है विसर्प, दूसरा लिखा चाप झील, तीसरा लिखा तटबंध, चौथा लिखा स्टैक। तो इसको हम लोग विसर्प ही कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है, भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? यानी भारत जो देश है अपना, इसमें बहुतायत यानी बहुत मात्रा में कौन से वन पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वन लिखा है, फिर लिखा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर लिखा है मैंग्रोव वन, लिखा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी भारत में जो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वो हैं आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है। गेहूँ, ज्वार, रागी और बाजरा। तो कह रहा है मोटा अनाज, ध्यान से समझो, मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी गेहूँ। गेहूँ जो है मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, फिर देखो आगे 2011। देखो जनगणना से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे वो 2011 से ही आएंगे, क्योंकि 21 में हुई नहीं थी, आप समझ रहे होंगे बात को। तो लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम? देखो वहाँ पूछा गया था सबसे अधिक, तो वो था केरल। अब सबसे कम वाला पूछा गया, देखिए ऑप्शन पहले लिखा है दमन और दीव, फिर लिखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, फिर लिखा लक्षद्वीप, फिर लिखा दादरा और नगर हवेली। तो दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम था। कहने का मतलब जो 2011 की जनगणना हुई थी, सबसे कम लिंगानुपात किसका था? दमन और दीव का। भारत के किस राज्य का सबसे अधिक लिंगानुपात था? तो वो था आपका केरल। पीछे हम लोग क्वेश्चन कर भी चुके, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर लिखा, दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो खालिस्तान या नदी के दक्षिण में स्थित है। यानी जो दक्कन का पठार है भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो खालिस्तान या फिर नदी के दक्षिण में, यानी कौन सी वो नदी है जिसके दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार? तो वो हो जाएगा आपका, देखते हैं ऑप्शन, पहला लिखा नर्मदा, दूसरा गंगा तो हो ही नहीं सकता, ताप्ती, देखो तापी नहीं, यहाँ पर का सही कर लेना, ये ताप्ती होता है यहाँ पर। ठीक, और फिर लिखा कृष्णा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका पहला, यानी नर्मदा। यानी दक्कन का पठार है वो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर लिखा है, काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? पहला लिखा टुंड्रा वन, दूसरा लिखा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तीसरा लिखा शंकुधारी वन और चौथा लिखा समशीतोष्ण वन। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, टुंड्रा वन। ठीक, काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर लिखा है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें फिर खालिस्तान दिया कहते हैं। यानी ऐसे कौन से बल हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होते हैं? लिखा बहिर्जनिक बल, लिखा गुरुत्वाकर्षण बल, फिर लिखा अंतर्जनित बल और घर्षण बल। तो आप नाम से ही समझ जाइए, कह रहा जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं तो उसको अंतर्जनित बल कहते हैं। ठीक, आंतरिक अंतर्जनित ऐसे आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर लिखा है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, गोदावरी। ठीक है ना, कई बार कई एग्जामों में एसएससी सिखा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी गंगा तो एक नदी है ही, अगर कहते हैं दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है तो वो है आपकी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर लिखा हुआ, गोरखपुर भारत के खालिस्तान रेलवे का मुख्यालय है। यानी जो गोरखपुर है भारत के कौन से रेलवे का मुख्यालय? लिखा है पूर्वी, दूसरा लिखा है पश्चिमी, फिर लिखा है उत्तर पूर्वी, फिर लिखा है उत्तरी। तो आप लोग जानते हो जो गोरखपुर है वो उत्तर पूर्वी मुख्यालय, क्योंकि उत्तर पूर्व में स्थित है। तो गोरखपुर भारत के खालिस्तान रेलवे का मुख्यालय, तो वो उत्तर पूर्वी। अब उत्तर पूर्वी को आप यहाँ पर सेट करके पूरा पॉइंट पढ़िए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी गोरखपुर भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर लिखा हुआ है, वर्ष 2011 के, फिर वही आ गया क्वेश्चन जनगणना से रिलेटेड। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 11 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की 10वीं जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? पहले लिखा है दादरा और नगर हवेली, दूसरा लिखा है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, फिर लिखा है लक्षद्वीप, फिर लिखा है चंडीगढ़। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा,
दादरा और नगर हवेली। कहने का मतलब क्वेश्चन फिर से समझो, कह रहा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 11 के बीच यानी उन 10 वर्षों में किस केंद्र शासित प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो वो दादरा और नगर हवेली की। किसका लिंगानुपात सबसे कम है? कमेंट करके कमेंट बताइए आप। अभी ऊपर क्वेश्चन हमने बताया किसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो वो है केरल का। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। 21 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? फिर से पढ़ लीजिए। लिखा है, निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? पहला लिखा है व्यापारिक पवन है, दूसरा लिखा है पछुआ पवन है, तीसरा लिखा है ध्रुवीय पूर्वी पवन है और चौथा लिखा है मानसूनी पवन है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ध्रुवीय पूर्वी पवन है। यानी पवन जिसका संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है उसको कहते हैं ध्रुवीय या ध्रुवीय पूर्वी पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर लिखा है, नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पहला लिखा है पश्चिम बंगाल, फिर लिखा है सिक्किम, फिर लिखा है बिहार और फिर लिखा है मणिपुर। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मणिपुर। उस दिन हमने मैप बना के इसके पिछले वाले यानी लेक्चर 1 में हमने आपको बताया था नेपाल। अगर चाहते हो तो फिर से समझ लीजिए। देखो इसका जो मैप होता है इंडिया का कुछ इस टाइप से होता है, ध्यान से समझना। इंडिया का कुछ मैप इस टाइप से होता है, ठीक, ऐसे लगभग बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, लगभग ऐसे, थोड़ा जल्दी बनाते हैं। ठीक, अब मेन क्वेश्चन आपका क्या है ये समझिए। ठीक, इस टाइप से होता है कुछ। ठीक, अब ये है आपका नेपाल, ध्यान से समझो बात को। ये है आपका नेपाल जहाँ हमने एन लिखा है इतना। अब कह रहा है नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? पहला लिखा है पश्चिम बंगाल। ठीक, तो पश्चिम बंगाल आपका ये है इतनी जगह में। ठीक, ऐसे यहाँ से होकर ऐसे पतला पतला आया, समझो ये है पश्चिम बंगाल। दूसरा लिखा सिक्किम, तो ये भूटान, ध्यान से समझो। यहाँ पर जो हमने ब्लू कलर से दिखाया इतना, ये है आपका सिक्किम, यानी भूटान और नेपाल के बीच में क्या है? सिक्किम। तो सिक्किम को भी पकड़ रहा है ये, ठीक, टच कर रहा है, यानी इधर पश्चिम बंगाल को भी कर रहा है। और पश्चिम बंगाल के जस्ट इधर ये है आपका बिहार। तो पश्चिम बंगाल में भी टच कर रहा है, सिक्किम में भी टच कर रहा है, बिहार में भी टच कर रहा है, मणिपुर में टच नहीं कर रहा। तो इसी वजह से इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ था? ऑप्शन डी मणिपुर। आई होप आप बात को अच्छे से समझ गए हो। यदि आप इंडिया का मैप और उसके पड़ोसी देश अच्छे से जानते हो तो आप ये जरूर इस टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे, रटना नहीं पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर लिखा है, निम्न में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? फिर से ये कह रहा है भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहला लिखा है महानदी, दूसरा लिखा है गोदावरी, फिर लिखा है कृष्णा, फिर लिखा है नर्मदा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महानदी। यानी जो महानदी नदी है वो उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी और तीसरी सबसे बड़ी भारतीय प्रायद्वीप की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है? पहला लिखा है शुक्र, दूसरा लिखा है शनि, फिर लिखा है बृहस्पति, फिर लिखा है नेपच्यून। तो शुक्र ग्रह जो आपका है ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह पूछे तब भी आप ऑप्शन शुक्र करोगे, यानी शुक्र से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बनता है। सबसे चमकीला ग्रह तो भी शुक्र, जुड़वां ग्रह तो भी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर लिखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का, फिर लिखा है प्रतिशत कितना था? अनुमानित सीमा प्रदान करें। कहने का मतलब अनुमानित आंकड़ा देना है आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो वो था आपका 30 से 35%। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखो 2021 में जनगणना नहीं हुई थी कोरोना की वजह से, वैसे हर 10 वर्ष में आपकी ये जो नगरीय जनगणना होती है यानी जनता की जनगणना ये हर साल होती है। 2011 में हुई थी, 21 में लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाएगी, अब आगे हर 10 साल बाद ये होती रहती है। ठीक, तो कह रहा है कि 2011 की जो जनगणना थी उसमें नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो वो थी 30 से 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर लिखा है, कवास थर्मल
पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? जो कवास थर्मल पावर स्टेशन है वो है आपका गुजरात में। देखिए कहीं ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कवास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? गुजरात में। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर लिखा हुआ, भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति, फिर ब्लैंक दिया है, पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो वो है 1000। ठीक है ना, ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरल भी। 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा। भारत में लिंग अनुपात की जनसंख्या का प्रति 1000 पुरुषों पर देखा जाता है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, चावल की खेती के लिए खाली स्थान के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया कम तापमान और कम आर्द्रता, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कम तापमान और अधिक आर्द्रता, ये भी गलत हो जाएगा। उच्च तापमान कम आर्द्रता, गलत हो जाएगा। देखो चावल की खेती के लिए आप ध्यान रखो, अधिक तापमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिक तापमान, या उच्च तापमान भी आप कह सकते हो, और अधिक आर्द्रता। ठीक, दोनों चीज़ें अधिक होनी चाहिए, अधिक आर्द्रता। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही होने वाला है, जो नेक्स्ट स्लाइड में होगा। फिर से समझ लीजिए, अगर आपको चावल की खेती करना है तो उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता, यानी ये कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। उच्च तापमान यानी जो सी का पहला पॉइंट दिया है, और बी का जो आखिरी दिया, यानी उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता। तो इसका मतलब ऑप्शन डी की ओर चलते हैं। फिर से समझ लीजिए, चावल की खेती के लिए उच्च तापमान होना चाहिए और अधिक आर्द्रता होनी चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। हमने क्या बताया, चावल की खेती के लिए तापमान भी अधिक होना चाहिए और आर्द्रता भी अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर लिखा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को कोई उपग्रह नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस ग्रह का कह रहा है कोई उपग्रह नहीं? तो शुक्र का। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं। सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के हैं 63, 63, 31 शनि के हैं 31 उपग्रह। ठीक, और यूरेनस के भी हैं। तो इसका मतलब शनि के भी उपग्रह हैं, बृहस्पति के भी हैं, यूरेनस के भी हैं। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर लिखा, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है? पहला लिखा है एशियाई शेर, फिर लिखा है काला तेंदुआ, फिर लिखा है एशियाई चीता, फिर लिखा है हिम तेंदुआ। तो ये तो सभी जगह पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एशियाई शेर। यानी जो एशियाई शेर है ये भारत का एक ऐसा जानवर है जो केवल और केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर लिखा, 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं? 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो वो थे देश 7। ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं? वो थे 7। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये भारत और विश्व के भूगोल की सीरीज इसी तरह चलती रहे, जैसे कि हिस्ट्री की हमने करवाई पूरी सीरीज, यानी हिस्ट्री की भी सीरीज चलती रहे, और साथ ही साथ भारत तथा विश्व के भूगोल की भी सीरीज चलती रहे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर लिखा हुआ, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 नदी का, फिर लिखा सादिया धुबरी खंड है। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 2, फिर ब्लैंक दिया, नदी का सादिया धुबरी खंड है। पहला लिखा है ब्रह्मपुत्र, दूसरा लिखा है गंगा, तीसरा लिखा है कृष्णा और चौथा लिखा है सोन। तो किस नदी का? यानी इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी ब्रह्मपुत्र। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी का सादिया धुबरी खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर लिखा है, पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को फिर खालिस्तान कहा जाता है। यानी जो पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफान है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं काल वैशाखी। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है काल वैशाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर लिखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश सब लोग जानते हो सबसे ज़्यादा जनता कहाँ रहती है? 24 करोड़ से भी अधिक उत्तर प्रदेश में, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो भैया ये प्रथम पर है और प्रथम पर ही रहेगा। सबसे ज़्यादा जनता यहीं पर है, 24 करोड़ से भी ज़्यादा, 25 प्लस हो गई होगी अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि पर ऋणात्मक थी? ध्यान से पढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस दशक में? दशक का मतलब होता है हर 10 वर्ष, 10 वर्ष के समय को क्या बोलते हैं? दशक। कह रहा है निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? पहला लिखा है 1961 से 71,
दूसरा लिखा है 41 से 51, फिर लिखा 11 से 21, फिर लिखा 21 से 31। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 1911 से 1921, यानी इस 10 वर्षों में भारतीय जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, लिखा है जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें खाली स्थान कहते हैं। यानी जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बहिर्जनित, और जो पृथ्वी के अंदर होते हैं उनको अंतर्जनित। पीछे क्वेश्चन मिल चुका है, ध्यान से समझो। अगर कहते पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं उन्हें कौन सा बल कहते हैं, तो उनको कहते हैं अंतर्जनित बल। अगर कहते हैं जो बल पृथ्वी की सतह पर यानी पृथ्वी के ऊपर, तो उनको कहते हैं बहिर्जनित बल। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, लिखा है भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के बाद की जाती है। अभी अभी हमने ऊपर बताया आपको कितने वर्षों में, 10। हर 10 वर्ष में सामान्यतः जो जनसंख्या की जनगणना है इसकी 10 वर्षों में की जाती है। अभी हमने बताया था 2011 में हुई थी, होनी 21 में थी, कोरोना लॉकडाउन की वजह से, महामारी की वजह से वो जनगणना नहीं हो पाई थी। तो साधारण कितने वर्षों में होती है, 10 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर में लिखा हुआ है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाला जल निकाय को खालिस्तान कहा जाता है। यानी अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को जो दूर करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं 10 डिग्री जल संधि। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। यानी अंडमान द्वीप समूह, ध्यान से समझो, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग या एक दूसरे से अलग करने वाले जल निकाय को 10 डिग्री जल संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, लिखा महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से ब्लैंक दिया है एवं फिर ब्लैंक दिया है जैसे खनिजों से बनी है। ध्यान से पढ़िए, महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से ब्लैंक दिया एवं फिर ब्लैंक दिया, यानी 2 धातुएं आपको बतानी है या 2 पदार्थ आपको बताने जैसे खनिजों से बनी है, खनिज लिखा है। ठीक, अब देखो ध्यान से पढ़िए। तो महाद्वीपीय संगति जो मुख्य रूप से है, पहले ऑप्शन सिलिका और दूसरा इसका एल्यूमिना सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप सिलिका सेट कीजिए और यहाँ पर एल्यूमिना। अब पॉइंट पढ़िए, ठीक है, महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन भी। देखो कुछ पॉइंट आपको याद भी करने पड़ेंगे, कुछ समझने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, लिखा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है। ध्यान से पढ़ो, 2011 की जो जनगणना हुई थी, कह रहा है उसके अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा था, तो वो था ईसाई। ठीक, जो सबसे ज़्यादा धर्म को मानते हैं, तो धार्मिक हो गया, अल्पसंख्यक यानी इनकी संख्या कम है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिखा है गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है। समझो बात को, मतलब कहने का कह रहा है अगर आपको गेहूं की खेती करनी है तो किस प्रकार की मृदा का मतलब होता है मिट्टी। तो गेहूं की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी या मृदा सर्वोत्तम ढंग से होती है। पहला लिखा है काली मृदा, दूसरा लिखा है सुअपवाहित दोमट मृदा, तीसरा लिखा है पीली मृदा और चौथा लिखा है लाल मृदा। ठीक, तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी दोमट मृदा। ठीक, कभी कभार क्वेश्चन में केवल दोमट मिट्टी बोलता है या फिर सुअपवाहित दोमट मृदा। इस प्रकार की मिट्टी में सबसे अच्छा गेहूं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, लिखा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक, यानी विश्व में जो ये महाद्वीप है आपके, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। पहला लिखा है अफ्रीका, दूसरा लिखा है एशिया, तीसरा लिखा है दक्षिण अमेरिका और चौथा लिखा है उत्तर अमेरिका। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है आपका एशिया महाद्वीप। सब लोग जानते हो 7 महाद्वीप हैं टोटल, जिसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ठीक, फिर से समझ लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। पहला लिखा है यूकाटन जल संधि, दूसरा लिखा है मलक्का जल संधि, तीसरा लिखा है पाक जल संधि और चौथा लिखा है सुंडा जल संधि। तो क्वेश्चन है आपका कि श्रीलंका को भारत से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो वो है आपकी पाक जल संधि। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी जो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, लिखा है निम्न में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। यानी नीचे जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सी वो नदी है जिसका उद्गम महाराष्ट्र से होता है, यानी महाराष्ट्र से निकलती है। तो पहला लिखा है गोदावरी, दूसरा लिखा है यमुना, तीसरा लिखा है ताप्ती और चौथा लिखा है नर्मदा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोदावरी। यानी जो गोदावरी नदी है वो आपकी महाराष्ट्र से निकलती है, यानी उसका उद्गम स्थान कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर,
लिखा है निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है। यानी जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, अंगूर की खेती को, मत्स्य पालन को, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, और लिखा फलों को उगाना। यानी कह रहा है सेरीकल्चर किसे कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी आपसे पूछा जाए कि सेरीकल्चर क्या होता है, तो सेरीकल्चर का मतलब होता है कि जो रेशम के कीट होते हैं आपके, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। पहला लिखा है बिहार, दूसरा लिखा है हरियाणा, तीसरा लिखा है झारखंड और चौथा लिखा है सिक्किम। तो जो हरियाणा राज्य है आपका, उसका लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे ज़्यादा किसका है, इसके पहले के लिए वीडियो में हमने कवर किया था, वो क्वेश्चन मिला था आपको। इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसका है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसके पहले का जो पार्ट था उस पार्ट में हमने बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका था 2011 की जनगणना के अनुसार। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इसको देखने के बाद वो दोनों लेक्चर ज़रूर से ज़रूर देखिए। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आपके लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम किस राज्य का लिंगानुपात, वो हरियाणा का। ज़्यादा किसका, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ज़रूर बताओगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, लिखा है ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क यानी कालियार पार्क ब्लैंक दिया में स्थित है। यानी जो ब्लैक बक है राष्ट्रीय पार्क जिसको कहते हैं कालियार पार्क, ये किस राज्य में। पहला लिखा है सिक्किम, दूसरा लिखा है गुजरात, तीसरा लिखा है हरियाणा, चौथा लिखा है मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात। यानी ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क या कालियार पार्क कहाँ पर है, तो वो है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। ठीक, पहला लिखा है ब्यास, दूसरा लिखा है चिनाब, तीसरा लिखा है सतलज और चौथा लिखा है रावी। तो ब्यास को विपाशा कहते हैं, ठीक है ना। ये बिपाशा बसु आपकी हीरोइन नहीं है, ये बिपाशा एक नदी का नाम है। और ये नदी किस नदी का कह रहा है, प्राचीन नाम है, ध्यान से समझो। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है, तो वो जो ब्यास नदी है आपकी, इसको पहले विपाशा के नाम से जाना जाता था। आई होप आप पूरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। यानी 2011 में आपकी जातीय जनगणना हुई थी जनसंख्या की। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है भारत के निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। पहला लिखा है लक्षद्वीप, दूसरा लिखा है दमन और दीव, तीसरा लिखा है चंडीगढ़, चौथा लिखा है दादरा और नगर हवेली। तो इसका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, लक्षद्वीप। यानी जो लक्षद्वीप आपका है केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी जनसंख्या सबसे कम है, किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। यानी कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। साक्षरता का मतलब क्या होता है, पहला लिखा तमिलनाडु, दूसरा लिखा कर्नाटक, तीसरा लिखा केरल और चौथा लिखा महाराष्ट्र। तो ये आसान क्वेश्चन सब लोग जानते हो। केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किसकी जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी परत है। पहला लिखा है क्षोभ मंडल, दूसरा लिखा है मध्य मंडल, तीसरा लिखा है समताप मंडल, चौथा लिखा है ताप मंडल। तो कौन सी सबसे ठंडी परत है, तो वो है आपका मध्य मंडल, ठीक है ना। जितने भी आपके मंडल दिए गए हैं कह रहा है उसमें से कौन सी वायुमंडलीय परत ऐसी है जो सबसे ठंडी है, तो वो है आपका मध्य मंडल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। देखो, हवा हो या गैस हो, उसकी आर्द्रता नापने के लिए करते हैं हाइग्रोमीटर का उपयोग। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे। यानी हवा या गैस की आर्द्रता नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। अब देखो, उधर पूछा गया था कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, वो था आपका लक्षद्वीप। और यहाँ पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश। पिछले भी लेक्चर में ये क्वेश्चन मिला था, सबसे ज़्यादा कहाँ, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ से भी ज़्यादा, लगभग 25 करोड़।
तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कब की ये जनगणना? 2011 की। हर 10 वर्ष में ये आपकी जनगणना होती है। 21 में लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से ये जनगणना नहीं हो पाई थी। अब नेक्स्ट 31 होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, लिखा म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ध्यान से पढ़िए, कह रहा जो म्यांमार है वो निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पहला लिखा है नागालैंड, दूसरा लिखा है सिक्किम, तीसरा लिखा है मणिपुर, चौथा लिखा है मिजोरम। तो जो म्यांमार राज्य है वो कह रहा है अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक। मिजोरम, क्योंकि ये सभी आपके पूरब के राज्य हैं। मिजोरम में भी टच करता है, नागालैंड में भी, मणिपुर में, सिक्किम नहीं करता। क्यों? इसके पहले लेक्चर में हमने मैप बना के बताया था, जो सिक्किम है आपका भूटान और नेपाल के बीच में है। यानी कौन सा, अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा राज्य है जो दो देशों को, भूटान और नेपाल को स्पर्श करता है, तो वो हो जाएगा आपका सिक्किम। और सिक्किम के जस्ट नीचे राज्य वो कौन सा है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है, ठीक। तो इसमें सिक्किम राज्य म्यांमार को टच नहीं करता है, बाकी ये तीनों टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, लिखा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला लिखा है उत्तराखंड, दूसरा लिखा है पंजाब, तीसरा लिखा है हिमाचल प्रदेश, चौथा लिखा है उत्तर प्रदेश। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। सब लोगों को पता है, आसान सा क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक, लेकिन पूरा पेपर आसान नहीं होता, ये आप समझिए। थोड़ा अच्छे लेवल से ही जब आप पढ़ाई करके जाओगे तभी आप पेपर MTS हो, चाहे CHSL हो, चाहे CGL हो, तभी आप निकाल पाओगे। तो इसका आंसर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से क्या पश्चिमी घाट का एक हिस्सा नहीं है? पहला लिखा है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, दूसरा लिखा है नीलगिरी पहाड़ियाँ, तीसरा लिखा है महादेव पहाड़ियाँ, चौथा लिखा है इलायची पहाड़ियाँ। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? महादेव पहाड़ियाँ, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कह रहा पश्चिमी घाट का एक हिस्सा नहीं है, तो जो महादेव पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, लिखा है बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? अब देखो बांग्लादेश कहाँ पर है, कर कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता? पहला लिखा सिक्किम, दूसरा लिखा है पश्चिम बंगाल, तीसरा लिखा असम और चौथा लिखा त्रिपुरा। तो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल को भी स्पर्श करता है, त्रिपुरा को भी स्पर्श करता है, असम को भी स्पर्श करता है, किसको स्पर्श नहीं करता है? तो वो है आपका सिक्किम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में से एक नहीं है? देखो मध्यमंडल आपने नाम सुना होगा, समता मंडल भी सुना होगा, बाह्यमंडल भी सुना होगा, लेकिन अंतःमंडल नहीं सुना। क्लियर बात? यानी आपसे पूछा गया कौन सी परत है जो पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में से एक नहीं है, तो वो है अंतःमंडल। अंतःमंडल वायुमंडलीय परतों में से नहीं है। मध्यमंडल भी है, समता मंडल भी है, बाह्यमंडल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, क्या लिखा है पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मारियाना गर्त कह रहा कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कहाँ स्थित है? ये प्रशांत महासागर में। कह रहा पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु, ध्यान से समझो, पृथ्वी का बोल रहे हैं हम, समझ रहे हो ना बात को? पृथ्वी का यानी अर्थ का सबसे गहरा बिंदु मारियाना गर्त कहाँ स्थित है? ये तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यहाँ तक 59 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, लिखा है भारत की मानक यामोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट ई भारत के, फिर ब्लैंक दिया है, राज्य से होकर गुजरती। पहला लिखा है कर्नाटक, दूसरा लिखा है पंजाब, तीसरा लिखा है मध्य प्रदेश, चौथा लिखा है पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। यानी भारत की जो मानक यामोत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट, वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती। देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के, फिर ब्लैंक दिया, प्रदेशों में पाए जाते हैं। यानी जो रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं वो विश्व के किन प्रदेशों में पाए जाते हैं? पहला लिखा है उष्णकटिबंधीय, दूसरा लिखा है घास वाले मैदानी, तीसरा लिखा है रेगिस्तानी और चौथा लिखा है शीतोष्ण। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी उष्णकटिबंधीय। कहने का मतलब रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र कह रहा है विश्व के, फिर ब्लैंक दिया प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2011 की जनगणना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, क्योंकि 11 में ही आपकी जनगणना हुई थी और 21 में होनी थी, तो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से नहीं होती। ये बात हमने लगभग हर वीडियो में जब भी क्वेश्चन आता है बताते हैं, ठीक। वैसे आपकी ये जो जनगणना होती है हर 10 वर्षों में होती है। देखो इसमें पहला ऑप्शन दिया प्रति 1000 पुरुषों पर 843 महिलाएँ, फिर लिखा है प्रति 1000 पुरुषों पर 743 महिलाएँ,
प्रति 1000 पुरुषों पर 643 महिलाएं और प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। तो कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वो है आपका प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। कहने का मतलब समझो, यानी 1000 अगर पुरुष हैं तो 943 ही महिलाएं हैं। अब जितने लोग बचे, अब देखो लिंगानुपात पहली बात तो 1000 पुरुषों पर देखा जाता है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो जनगणना होती है इसमें जो लिंगानुपात निकाला जाता है तो कितने प्रति पुरुषों पर निकाला जाता है, तो 1000 पुरुषों पर प्रति महिला के हिसाब से, ठीक है ना। तो 943 महिलाएं हो गई, तो यानी 1000 पुरुष हैं तो 943 उनके लिए महिलाएं। ये जनगणना से एक रेशियो निकल कर आया था। तो कितना हो जाएगा 943, याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 11 के बीच किस राज्य की दशकीय जनसंख्या, कह रहा है, वृद्धि दर सबसे अधिक है। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो इन 10 वर्षों में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो सबसे अधिक है। पहला लिखा है बिहार, दूसरा लिखा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा लिखा है मिजोरम और चौथा लिखा है मेघालय। तो वो आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी मेघालय। यानी जो ये जनगणना होती है आपकी 10 वर्षों में होती है, तो 2001 के बाद सीधे कब हुई थी, 2011 में। तो कह रहा है 2001 से 2011 के बीच किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो वो था आपका मेघालय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, लिखा हुआ प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में। तो हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट आपका उड़ीसा में। देखिए कहाँ पर ऑप्शन दिया गया, पहला लिखा है गुजरात, नहीं होगा, फिर लिखा है तमिलनाडु, फिर लिखा उड़ीसा और चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुछ चीज़ें देखो याद करने लायक हैं, जैसे हमने याद किया वैसे आप भी याद कीजिए। कह रहा है प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो वो है आपका उड़ीसा राज्य में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। यार कह रहा है वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, यानी कम ज़्यादा नहीं होते। पहला लिखा पर्वतीय वन क्षेत्र, फिर लिखा टुंड्रा क्षेत्र, फिर लिखा भूमध्य रेखीय क्षेत्र, फिर लिखा मरुस्थलीय क्षेत्र। तो ये ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। यानी यहाँ पर लगभग दिन और रात बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। 19 यानी 12 घंटे का दिन और करेक्ट 12 घंटे की रात। जबकि अपने यहाँ क्या होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। सर्दियों में रात बड़ी होती है, दिन छोटा, गर्मियों में दिन बड़ा होता है, रात छोटी। ठीक, तो लेकिन यहाँ पर जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यहाँ पर कह रहा है वर्ष भर यानी पूरे साल दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, लिखा है स्थानांतरित कृषि को, फिर ब्लैंक दिया है, में झूम के नाम से भी जाना जाता है। यानी स्थानांतरित कृषि को फिर कह रहा है किस राज्य में झूम के नाम से जाना जाता है। पहला लिखा राजस्थान, दूसरा लिखा है महाराष्ट्र, फिर लिखा असम, फिर लिखा कर्नाटक। तो जो असम राज्य है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो असम राज्य है यहाँ पर स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, लिखा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। पहला लिखा है मौसिनराम, दूसरा लिखा है गुवाहाटी, तीसरा लिखा है ईटानगर, चौथा लिखा है अगरतला। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका मौसिनराम है। ठीक, अगर राज्य पूछ दिया जाए तो मेघालय, मेघालय राज्य का ये एक प्रॉपर स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा राज्य है, ध्यान से समझो, कहेगा वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो आपका राज्य हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा, मेघालय। अगर राज्य पूछा जाए तो मेघालय, अगर स्थान पूछा जाए तो मौसिनराम, और वहीं मेघालय में ही ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुक्र हो जाएगा। देखो शुक्र से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे चमकीला ग्रह पूछे तब भी आप शुक्र बोलोगे, भोर का तारा बोले तब भी आप शुक्र बोलोगे, गर्म ग्रह बोले तब भी आप शुक्र बोलोगे, पृथ्वी की बहन बोले तब भी आप शुक्र बोलोगे। ठीक है ना, इससे रिलेटेड कई सारे पॉइंट हैं, तो सब आप याद कर लीजिए। पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सबसे गरम और सबसे चमकीला, तो ये सब का आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान से समझो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ध्यान दीजिए जरा, नहीं वाला पूछा गया। देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया इसका नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा लिखा है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा लिखा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फिर लिखा है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आपका पहला जो लिखा है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, दूसरा गुगामल राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, तीसरा जो लिखा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान
ये आपका महाराष्ट्र में नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, नहीं वाला बताना। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर लिखा है भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी जो भारतीय मसाला बोर्ड है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, वो कहाँ पर मुख्यालय उसका कहाँ स्थित है। पहला लिखा है कोच्चि केरल, दूसरा लिखा है बेंगलुरु कर्नाटक, तीसरा लिखा है गुंटूर आंध्र प्रदेश, फिर लिखा है पुणे महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोच्चि केरल, यानी केरल राज्य में आपका भारतीय मसाला बोर्ड स्थित है और वहाँ का एक स्थान है कोच्चि। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर लिखा हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को फिर ब्लैंक दिया कहते हैं। यानी हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं। पहला लिखा है पूर्वांचल, दूसरा लिखा है अरावली पर्वतमाला, फिर लिखा है आंतरिक हिमालय, फिर लिखा है शिवालिक पर्वतमाला। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर आंतरिक हिमालय। फिर से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो आंतरिक हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर लिखा हुआ है निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं ब्लैंक कहलाती हैं। यानी निश्चित दिशा में, यानी एक ही दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराओं को कहा जाता है महासागरीय धाराएं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आसान से कुछ क्वेश्चन है यार, उनमें कुछ खास नहीं है। कह रहा निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं महासागरीय धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। तो सब लोग जानते हो, एकदम आसान क्वेश्चन है। पटसन को किसको कहते हैं, पटसन को। यानी जो पटसन की खेती होती है या पटसन की जो फसल होती है उसको हम लोग सुनहरा रेशा के रूप में भी जानते हैं, या उसका दूसरा नाम सुनहरा रेशा भी है। बाकी गन्ना चावल गेहूँ ये नहीं होगा, ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर लिखा है कटीले वन तथा झाड़ियाँ भारत के किन भागों में पाए जाते हैं। पहला लिखा उत्तर पूर्वी, फिर लिखा है दक्षिणी, फिर लिखा है पूर्वी और फिर लिखा है उत्तरी पश्चिमी। तो जो कटीले वन हैं या कटीले वन की झाड़ियाँ हैं भारत के उत्तरी पश्चिमी में पाए जाते हैं, उत्तरी पश्चिमी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी नॉर्थ और वेस्ट। इंग्लिश में क्या कह सकते हो आप, नॉर्थ और वेस्ट। तो उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, फिर आ गया जनगणना से रिलेटेड। क्या लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अभी जो आया था कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, तो 943। कभी कभार पूछता है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जनसंख्या घनत्व कम कहाँ है, कभी पूछेगा जनसंख्या घनत्व ज़्यादा कहाँ है, कभी पूछेगा किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ गई, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम हो गई। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ पर ध्यान दो आप, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम कहाँ पर है। कम वाला पूछा गया तो वो हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चंडीगढ़ में नहीं, दिल्ली में नहीं, जम्मू और कश्मीर में भी नहीं। यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी सबसे कम जनसंख्या घनत्व थी वो थी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर लिखा हुआ है हिमालय के अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की हैं। सब लोग जानते हैं 12मासी। कैसी हैं, 12मासी। कहने का मतलब लगातार उनमें पानी बरसा। 12मासी का मतलब जैसे कुछ पौधे या पेड़ होते हैं, ठीक, जैसे कुछ अमरूद के पेड़ आपने सुने होंगे जो 12मासी होते हैं, यानी हमेशा उसमें फल बनते रहते हैं और फलते रहते हैं। ठीक, कुछ जीव भी होते हैं, जैसे कहीं कहीं आपने गाय सुनी होगी 12मासी गाय होती है, यानी वो हमेशा लगती रहती है, हमेशा दूध देती रहती है। वैसे ही कह रहा है हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की। तो सब लोग जानते हैं हिमालय की ऐसी नदी तो है ना कि जनवरी फरवरी में बही फिर 8-9 महीने गायब। तो ये 12मासी, यानी हिमालय से हमेशा पानी निकलता रहता है और वो लगातार बहता रहता है, तो इनको कहते हैं 12मासी, यानी सदैव इनमें पानी बना रहता है और बहता रहता है। कुछ नदियाँ सूख भी जाती हैं, ठीक, तो वो होते हैं अपवाद। बाकी जितनी हिमालय की अधिकांश नदियाँ हैं, तो वर्ड को समझा करो। अधिकांश का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। पूरा नहीं लिखा है यहाँ पर कि जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो 12मासी हैं, ऐसा नहीं है। अधिकांश नदियाँ 12मासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर लिखा है महासागर की परपटी मुख्यतः, फिर ब्लैंक दिया एवं फिर ब्लैंक दिया है कि बनी। जो महासागर की परपटी है वो मुख्यतः किसकी किसकी बनी है, तो वो आपकी बनी है सिलिका और मैग्नीशियम की। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। रट्टा मान लीजिए आप, रट लीजिए बिल्कुल क्या कि महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी हुई है। ठीक है ना, सिलिका मतलब SI, मैग्नीशियम यानी Mg, SI और Mg। ऐसे आप 2 डिजिट याद रखो, कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर लिखा है कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है।
तो ब्राज़ील लिखा है, फिर चीन लिखा है, फिर रूस लिखा है, बांग्लादेश लिखा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है चावल? चीन में। तो कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हो जाएगा चीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर लिखा हुआ ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? फिर से हम कह रहा है ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? ऊपर आपकी परतें हैं, है ना। जैसे पहला लिखा है मध्यमंडल, दूसरा क्या लिखा हुआ है बाह्यमंडल, फिर लिखा है क्षोभमंडल और फिर लिखा है समतापमंडल। तो आपसे पूछा गया जो ओजोन परत है वो किस मंडल में या किस परत में पाई जाती है? तो वो है आपका समतापमंडल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एयरफोर्स वायु ग्रुप में एक बार आ चुका है क्वेश्चन ये कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में या किस मंडल में पाई जाती है? तो वो समतापमंडल जो है आपका ऊपर, उस समतापमंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर लिखा हुआ है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में? आसान सा याद कर लीजिए, कर्नाटक में, ठीक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। अब देखो राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं आप उन सबको तैयार कर लीजिए। परत से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो परत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आप तैयार कर लीजिए। देखो पेपर की अच्छी तैयारी कब होती है? जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया उससे रिलेटेड, उससे राउंड फिगर के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब आप तैयार करो। यकीन मानो आपसे अच्छा रिजल्ट किसी का नहीं आने वाला है। क्लियर हो गई बात ना? यानी ये नहीं कि जितने को, जैसे हमने यहाँ तक 80 कंप्लीट करा दिया, अब ये नहीं कि आपने 80 कंप्लीट कर लिए बस हो गया आपका काम, या फिर हमने जितने क्वेश्चन कराए कर लिए, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक। वो सब बांधने वाली बातें होती हैं। आप भी समझते हो कि मात्र एक वीडियो देख लीजिए आपका पूरा काम हो जाएगा, मात्र एक वीडियो लाएँ 100 में 100। ये सब क्वेश्चन, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब एक तरह से बांधने वाली। तो जो समझदार स्टूडेंट है, समझदार विद्यार्थी, आप बातों को समझ रहे होंगे। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उससे राउंड फिगर के, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं लगभग में आप उनको तैयार कीजिए, तभी आप पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। नहीं तो एक भ्रम में बने रहोगे कि हम पक्का पेपर निकाल देंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप इन चीज़ों को जिस दिन समझ जाओगे, ये समझ लो अगर एक पोस्ट भारत में है कोई, एक पोस्ट के लिए कम से कम 5000 लोग अप्लाई करते हैं। एक पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, बात समझने का प्रयास करो। एक पोस्ट के लिए भारत में लगभग 5000 लोग अप्लाई करते हैं। अब 4999 लोगों को आपको पीछे करना है। समझो बात को, 4999 लोगों को यदि आप में दम है पीछे करने की, तब भी आप फार्म डाल के वो पेपर क्वालिफाई करो। अगर दम नहीं है तो आप उस फार्म को भी मत डालो। समझ गए ना? और ये काम आप कब कर पाओगे? जब आप सबसे अलग सोचोगे। अब देखो जैसे हमने ये क्वेश्चन करवाए, तो क्या सिर्फ आप ही हमारा लेक्चर पढ़ रहे हो या वीडियो पढ़ रहे हो? सोचो, आप थोड़ा थिंक कीजिए। कहने का मतलब अगर हमारे में 500 व्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब एमटीएस वाले विद्यार्थी जितने हैं 500 लोगों ने देखा, और आपको पीछे कितने को करना है? 4999। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा दीजिए इतने लोगों के पीछे कैसे कर पाओगे जब आप थोड़ा थिंकिंग अलग रखोगे। कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा अलग सोचिए, अलग लेवल से पढ़ाई की तैयारी कीजिए। जो क्वेश्चन आ चुका है उससे रिलेटेड राउंड फिगर के कितने प्रश्न बन सकते हैं उन सबको आप तैयार कीजिए, तब आपका यकीनन पेपर अच्छा होगा और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का प्रवेश पश्चिमी प्रवाह द्वारा किस क्षेत्र से होता है? मतलब कहने से फिर से समझ लीजिए, ठीक है। भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का प्रवेश पश्चिमी प्रवाह द्वारा किस क्षेत्र से होता है? पहला लिखा दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र, दूसरा लिखा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तीसरा लिखा दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र और फिर लिखा पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कहने का अर्थ यह है कि भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का प्रवेश पश्चिमी प्रवाह द्वारा किस क्षेत्र से होता है? तो वो है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर लिखा हुआ है जनसंख्या के घनत्व को, फिर ब्लैंक दिया है, द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यानी जो जनसंख्या घनत्व है वो किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है प्रति इकाई क्षेत्र में साक्षर व्यक्तियों की संख्या, दूसरा लिखा है प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या, फिर लिखा है प्रति इकाई क्षेत्र में पशुओं और व्यक्तियों की संख्या, फिर लिखा है प्रति इकाई क्षेत्र में ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या। कह रहा है जनसंख्या के घनत्व को, फिर ब्लैंक दिया, द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो वो हो जाएगा प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब समझिए, कह रहा है जनसंख्या के घनत्व को ब्लैंक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यानी जनसंख्या के घनत्व को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर लिखा है विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन का, फिर ब्लैंक कहते हैं। यानी जो मत्स्य पालन होता है उसको एक तरह से क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन लिखा है विटीकल्चर यानी द्राक्षा कृषि, फिर कहते हैं पिसीकल्चर यानी मत्स्य पालन,
फिर लिखा सेरिकल्चर रेशम उत्पादन और लिखा हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो ऑप्शन में लिखा है, इधर भी क्या लिखा हुआ है, मत्स्य पालन, और इधर भी मत्स्य पालन। ठीक, तो कहने का मतलब विशेष रूप से निर्मित पोखरों या तालाबों में जो मछली पालने का काम होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पिसीकल्चर। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर लिखा है, गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है। पहला लिखा है दक्षिण पश्चिमी, दूसरा लिखा है दक्षिणी, तीसरा लिखा है पश्चिमी और फिर लिखा है उत्तर पूर्वी। तो जो गारो जनजाति है, ध्यान से समझो, जो गारो जनजाति का संबंध कह रहा है भारत के किस क्षेत्र से, तो वो है उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट। क्या कहोगे, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से संबंध है किसका, गारो जनजाति का। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा यानी उत्तर पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर लिखा है, भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बना है, सतलुज नदी पर, और यह सबसे बड़ा बांध भी है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध। कहाँ पर बना है, सतलुज नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर लिखा है, वायु गर्म करने पर फिर ब्लैंक दिया होती है और ठंडा करने पर फिर ब्लैंक दिया होती है। कहने का मतलब वायु गर्म करने पर क्या होती है और ठंडा करने पर क्या होती है। तो जब वायु गर्म की जाती है तो उसका प्रसार होता है। तो पहला कहीं ऑप्शन दिया गया प्रसार, तो देखो पहला इस ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखो जो ऑप्शन सी है आपका, यहाँ पहले प्रसार लिखा है, फिर लिखा ठंडा करने पर, तो ठंडा करने पर संकुचित होती, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब वायु गर्म करने पर प्रसारित और ठंडा करने पर संकुचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा एनसो दाब की अवस्था में परिवर्तन से संबंधित परिघटना है। फिर लिखा एनसो का पूर्ण रूप है। कुल मिला के ENSO जो ये लिखा है आपका ENSO, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक, देखते हैं ऑप्शन पहला लिखा है एल नीनो साउथ ओकेजन, दूसरा लिखा है एल नीना साउथ ऑसिलेशन, तीसरा लिखा हुआ है एल नीना सदर्न ओकेजन्स, और फिर लिखा है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। तो इसका ऑप्शन जो ENSO है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी इसका फुल फॉर्म होता है क्या आपका, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो याद करने में क्या हो जाएगा, ENSO का फुल फॉर्म होता है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहला लिखा है संदकफू, फिर लिखा है सारामती, फिर लिखा है देवमाली, फिर लिखा है डोडा बेटा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यानी जो संदकफू है आपकी, वो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है संदकफू। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर लिखा, प्रीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती हैं जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। यह कौन सा महासागर है, ध्यान से समझो। कह रहा प्रीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती हैं जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। कह रहा है यह कौन सा महासागर है। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है, अटलांटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन लिखा है वो प्रशांत महासागर, तीसरा लिखा है आर्कटिक महासागर, फिर लिखा है हिंद महासागर। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी अटलांटिक महासागर। कह रहा है प्रीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है, जो प्रीत हैं आपकी ये अटलांटिक महासागर के बारे में लिखते हैं, और उसकी क्वालिटी कह दी गई कि जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। तो ध्यान दो जरा, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका को जो यूरोप से अलग करता है वो है आपका अटलांटिक महासागर। तो अगर यहीं से आप पॉइंट पकड़ लोगे क्या कि उत्तरी अमेरिका को यूरोप से कौन अलग करता है, तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से करता है अलग अटलांटिक महासागर। कह रहा है प्रीत इसके बारे में लिखते हैं, तो वो कौन सा महासागर, तो वो हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका को यूरोप से कौन महासागर अलग करता है, तो वो हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर लिखा है, मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। पहला क्या लिखा है महाराष्ट्र, दूसरा लिखा है तमिलनाडु, तीसरा लिखा है उत्तर प्रदेश और चौथा लिखा है तेलंगाना। अब ध्यान से समझो, कह रहा है मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मई 2022 तक चीनी का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो है आपका महाराष्ट्र। यानी ध्यान से समझो, यानी कहने का मतलब उसके ये है कि मई 2022 तक, 2022 के मई के पहले की बात कर रहा है। ध्यान से समझो, कह रहा भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 नंबर लिखा है, भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर फिर ब्लैंक दिया नदी बनाती है।
भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर फिर कौन सी नदी बनाती है, तो वो बनाती है गंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सरल भी, ध्यान से समझो। यानी भागीरथी नदी का उद्गम, जो भागीरथी नदी है उसका स्थान कहाँ से उद्गम है, गौमुख से, हिमनद से होता है और देवप्रयाग में, ठीक है ना, देवप्रयाग जो स्थान है वहाँ पर अलकनंदा से मिलकर ये गंगा का रूप ले लेती है, यानी यहाँ पर इसको गंगा कहते हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना ये है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गौमुख नामक स्थान से, ठीक, वहाँ से निकलती है आपकी भागीरथी नदी, फिर देवप्रयाग में आकर ये अलकनंदा से मिलती है और जैसे ही अलकनंदा से मिल जाती है तो यहाँ पर इसका नाम पड़ जाता है गंगा और फिर आगे ये गंगा के नाम से बहती है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, लिखा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, फिर ब्लैंक है, यानी जो 2011 की जनगणना हुई थी आपकी, उसमें कह रहा है शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो है 31.16, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी 31.16% क्या है ये, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16। देखो ये याद करना पड़ेगा आपको, कुछ पॉइंट याद करने पड़ेंगे, बाकी को जो समझाने लायक होते हैं उनको हम समझा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 93 नंबर, लिखा है विंड वेन यंत्र, फिर ब्लैंक दिया, निर्धारित करता है। यानी जो विंड वेन यंत्र है वो किसको निर्धारित करता है, तो ये पवन की दिशा को, ठीक, वायु की दिशा यानी पवन की दिशा को। कह रहा विंड वेन यंत्र, जो ये यंत्र है जिसका नाम है विंड वेन, ध्यान से समझो, जो विंड वेन यंत्र है ये किसको निर्धारित करता है, तो ये पवन की दिशा को निर्धारित करता है, यानी हवा की दिशा को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर, क्या लिखा हुआ है, उत्तराखंड के गढ़वाल में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ध्यान से समझो, जो उत्तराखंड है उसके गढ़वाल में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है आपका कॉमेट, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर, लिखा है भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है, बहुत ही अच्छा, तो वो किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ। अब ध्यान से समझो, कुछ चीज़ें समझाने लायक होती हैं वो हम समझाते हैं। देखो यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा मैप बनाने का प्रयास करेंगे। जो इंडिया का मैप है आपका वो कुछ इस टाइप से है, ठीक है ना, लगभग बनाने का प्रयास करेंगे, एकदम आप वैसे ना ढूंढने लगना कि एकदम ना, कुछ गलत भी बन सकता है, अप्रॉक्सीमेट समझाने का प्रयास करेंगे आपको। ठीक है, ये है आपका इस टाइप से कुछ ऐसे मान लो, ठीक। अब उसने क्वेश्चन क्या किया था, क्वेश्चन था भारत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा, वो तो हो गया ना, कॉमेट था। कह रहा भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है। देखो तो गंगा नदी जो आपको निकलती कुछ ऐसे आती है, बताया था हमने, और इधर ऊपर ब्रह्मपुत्र आती है, ठीक है ना, और ये है यहाँ पर आके सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। अब कह रहा है कि जो पड़ोसी देश है कौन सा वो देश, अब ध्यान से समझो, अगर हम आपसे कहें यहाँ पर देखो ग्रीन जहाँ पे लिखा है ग्रीन, ठीक, ये है आपका नेपाल, ये है आपका भूटान और ये है आपका बांग्लादेश, ठीक, इधर है आपका ये पाकिस्तान जहाँ हमने PAK लिखा है और इसी के ऊपर है आपका ये अफ़गानिस्तान। अब ध्यान से समझो, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और नीचे ये श्रीलंका है, ठीक है ना, श्रीलंका नीचे, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इधर, नेपाल ऊपर, भूटान ऊपर, तो अब ये कौन सा देश है, ठीक। अगर आपको मैप के बारे में जानकारी है तो ये मान लो जो ज्योग्राफी है आपकी बहुत ही आसान हो जाएगी। अब देखो बांग्लादेश, चीन तो ऊपर है, नेपाल भी ऊपर है, पाकिस्तान इधर है, तो आप समझ जाओ आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, बांग्लादेश। तो सुंदरवन का डेल्टा आपका यहाँ पर बना है, तो इसके साथ कौन सा देश, भारत, और कौन सा देश है, बांग्लादेश। आई होप बात को आप समझ गए होंगे, यानी इसका ऑप्शन बांग्लादेश सही हो जाएगा। तो मैप आप अच्छे से तैयार कीजिए, भारत के पड़ोसी देश कहाँ हैं, कौन सा राज्य कहाँ पर, किसकी सीमा कहाँ पर है, बाकी चीज़ें आप आसानी से तैयार कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर, 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का खालिस्तान सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी जो 2022 का था सर्वे, कह रहा है उस सर्वे के अनुसार या 2022 तक भारत दुनिया का गेहूं उत्पादक कौन सा देश है, तो दूसरा सबसे ज़्यादा भारत में गेहूँ पैदा होता है। कब तक की ये गणना है, 2022 तक की दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दूसरा है, ध्यान देना आपको। तो भारत का किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर, लिखा हुआ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है, अनुमानित सीमा प्रदान करें, यानी लगभग में बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जो प्रजनन दर थी वो थी 2.1 से 2.9, तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, यानी 2.1 से 2.9 तक। तो यहाँ तक हो गए 97 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा है, प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस
राज्य में स्थित है? ध्यान से समझो। कह रहा जो प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? पहला लिखा आंध्र प्रदेश, दूसरा लिखा मध्य प्रदेश, फिर लिखा तमिलनाडु, फिर लिखा कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश। जो प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी है, पक्षी अभयारण्य, वो निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर। लिखा महानदी का उद्गम, फिर ब्लैंक दिया कि उच्च भूमि से होता है। यानी जो महानदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उसका होता है छत्तीसगढ़ से। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, यानी महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। क्या लिखा हुआ है? लिखा है वायुमंडल में निम्नलिखित परतों में से किसका अर्थ? लिखा है मिश्रण का क्षेत्र, यानी रीजियन ऑफ मिक्सिंग है। समझो आप, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसका अर्थ मिश्रण का क्षेत्र है, ठीक, रीजन ऑफ मिक्सिंग। फिर क्या कह रहा है? पहला लिखा है मध्यमंडल, दूसरा लिखा है बाह्यमंडल, तीसरा लिखा है समता मंडल, चौथा लिखा है क्षोभमंडल। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही हो जाएगा, यानी क्षोभ मंडल। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसका अर्थ मिश्रण का क्षेत्र है? तो वो है आपका क्षोभ मंडल। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट करिए 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिन लोगों ने बीच में वीडियो स्किप नहीं किया, अभी तक वीडियो में जुड़े हैं, यकीन मानो आपको ये 100 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत ढंग से काम आने वाले हैं। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर डिफेंस में एनडीए की तैयारी कर रहे हो, उन सभी को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी भला होता रहे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।